ट्रुथ क्या है? क्या है? इसके आंसर तक पहुंचने के लिए एक और सवाल का आंसर ढूंढना होगा कि क्या ट्रुथ एब्सोल्यूट है, कि बस यही ट्रुथ है, या सब्जेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग, सबका सच अलग। क्या हमें कभी कोई चीज सर्टेनिटी के साथ पता लगेगी? हाँ, चलेगी, क्योंकि नॉलेज जो है वो मीडिएट होता है लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू। रिलैक्स, और अच्छे से समझाऊंगा अभी। पर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। क्या हमारी आइडेंटिटीज फिक्स्ड है, या वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है हमारे एक्सपीरियंस और दूसरों से इंटरेक्शन से? क्या प्रोग्रेस हमेशा अच्छी चीज होती है? पावर कैसे शेप करता है हमारे वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग को और उसमें हमारे प्लेस को? इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कल्चरल मूवमेंट को समझना होगा, पोस्ट मॉडर्निज्म। क्योंकि ये एक टूल है जिससे तुम सोशल साइंस के किसी भी एस्पेक्ट, रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एथिक्स, मोरालिटी, आर्ट, लिटरेचर, किसी की भी स्टडी कर सकते हो। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए रेकमेंड करूंगा बिना स्किप करे पूरा एंड तक जरूर देखना। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने का एक अप्रोच ये है कि हम उसे मॉडर्निज्म के रिलेशन में समझें। लेट 19th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी में यूरोप में चल रहा था मॉडर्निज्म। ये भी एक कल्चरल मूवमेंट था। अब इस मूवमेंट की खास बात ये थी कि ये एम्फेसाइज करता था रैशनैलिटी को, साइंस को, साइंटिफिक प्रोग्रेस को और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को। मॉडर्निस्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजन में बिलीव रखते थे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू एक बेटर फ्यूचर को क्रिएट करने में। ऐसा नहीं है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट रीजन को नहीं मानते हैं या टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हैं। इनफैक्ट ये एक रिस्पॉन्स है मॉडर्निज्म का। पोस्ट मॉडर्निज्म को मॉडर्निज्म का कॉन्ट्राडिक्शन मानना सही नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट होने के साथ साथ ओवरलैपिंग भी है। प्रोग्रेशन तो ऐसे ही काम करता है ना, चेंज विद कंटिन्यूटी। मॉडर्निज्म के 5 फीचर्स हैं। पहला, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। मॉडर्निस्ट राइटर्स और आर्टिस्ट न्यू टेक्निक्स, स्टाइल्स और थीम्स के थ्रू बाउंड्रीज पुश कर रहे थे अपने रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म्स के। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशनिज्म, सररियलिज्म, क्यूबिज्म, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे आर्ट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये सब्जेक्टिविटी और इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे हमें साइको एनालिसिस जैसे फील्ड ऑफ स्टडी देखने को मिलते हैं। तीसरा, हमें फ्रेगमेंटेशन और डिसलोकेशन देखने को मिलता है। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट देख लो फॉर एग्जांपल, जो फोकस करता है मॉडर्न लाइफ के फ्रेगमेंटेशन, डिसलोकेशन और डिसोनेंस को। चौथा, ये कि ये क्रिटिक करता है ट्रेडिशन और अथॉरिटी को, जिसमें आर्टिस्ट्स और राइटर्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूट्स को रिजेक्ट कर रहे थे। और फिफ्थ, टेक्नोलॉजी के साथ एंगेजमेंट। इस टाइम पे फोटोग्राफी, फिल्म और रेडियो आ चुके थे, जिन्हें आर्टिस्ट्स एक्सप्लोर कर रहे थे इनकी पॉसिबिलिटीज और लिमिटेशंस को चेक करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद लोगों को रियलाइज होता है कि क्या ही हो गया इतना साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक, रीजनिंग, रैशनैलिटी की बात करके, सब बर्बाद हो गया। अब क्योंकि वॉर के बाद सब कुछ डैमेज हो चुका है, तो इकोनॉमी एक बार फिर से ट्रैक पर तो आएगी, और इस बूमिंग इकोनॉमी में लोगों को काम भी मिलेगा, वो पैसे भी कमाएंगे। कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और यूरोप हेविली इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और इंडस्ट्रीज में, क्योंकि सब कुछ डैमेज हो ही चुका था वॉर में, तो अब कुछ दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के डिस्पोजेबल इनकम में बूस्ट आया, अब जिससे कि वो लेजर एक्टिविटीज, कंज्यूमर गुड्स और एंटरटेनमेंट में स्पेंड कर सकते थे। इससे एक डिफरेंट टाइप के कल्चर का राइज हुआ, कंज्यूमरिज्म का। 1950s और 60s में कंज्यूमरिज्म भर के देखने को मिलता है। इससे राइज होता है फिर मिडिल क्लास का, जो कि फिर हाई कल्चर और लो कल्चर के बीच के डिस्टिंक्शन को खत्म कर देता है। एलिटिज्म की बजाय अब मास की बात हो रही होती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि रीजन और प्रोग्रेस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। रीजन जो है वो लिमिटेड है ह्यूमन एक्सपीरियंस के कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण, और प्रोग्रेस जो है वो सब्जेक्टिव और कल्चरल स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यू कर सकते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, शायद नॉन वेस्टर्न कल्चर्स के लिए एप्लीकेबल ना हो, जो कि कम्युनिटी वैल्यूज को ज्यादा वैल्यू करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट के। और कम्युनिटी वैल्यू की बात करना गलत है क्या? चलो आगे देखते हैं। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के मिड टू लेट 20th सेंचुरी से। अब सबसे पहली चीज जो हुई उसमें वो ये थी कि ग्रैंड नैरेटिव्स और ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस को रिजेक्ट किया जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे पोस्ट मॉडर्निस्ट अब ये नहीं मानेंगे कि अलेक्जेंडर, अकबर ये लोग ग्रेट थे, बल्कि स्टडी का फोकस अब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होगा।
अलेक्जेंडर एशिया को कॉन्कर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो ग्रेट था या वो करके ग्रेट हो गया या उसके हॉर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पोस्ट मॉडर्न थॉट कोई एक सिंगल आंसर प्रोवाइड नहीं करता है। कुछ के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर को पावर और ग्लोरी चाहिए था। एक पर्सपेक्टिव ये है कि अलेक्जेंडर को कॉलोनाइज करना था एशिया को, तो कॉलोनियलिज्म आंसर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हेलेनिस्टिक कल्चर को स्प्रेड करना चाह रहा था, या मे बी उसको कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो कि उसे वर्ल्ड को, जो उस टाइम पे एशिया था मेनली, उसको कॉन्कर करना है। पोस्ट मॉडर्निस्ट मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, कॉन्टेक्स्ट और हर जंक्चर पे पावर डायनेमिक्स को कंसीडर करता है। तो अलेक्जेंडर की मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है और इसमें गलत कुछ नहीं है, सब एक पर्सपेक्टिव है। ग्रैंड नैरेटिव्स अपने आप में ओप्रेसिव है क्योंकि ये पावर रिलेशंस को जस्टिफाई करता है और ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव को सप्रेस। पोस्ट मॉडर्निस्ट पावर की बात करते हैं बहुत डेप्थ में कि कैसे वो नॉलेज के क्रिएशन और कल्चर को शेप करता है। नॉलेज जो है वो हमेशा स्पेसिफिक सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस होता है और ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरेस्ट और पर्सपेक्टिव उनका जो पावर में है। अब कॉलोनियलिज्म ही देख लो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेंटर्स कमीशन किए कि जाओ और इंडिया के लैंडस्केप्स की पेंटिंग करो। वो पेंटिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में वो डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे थे कॉलोनियल रूलर्स के लिए। अब फॉरेन लैंड पे रूल करना है तो वहां की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो कॉलोनियल लैंडस्केप पेंटिंग्स के थ्रू इंडिया की जो लैंड ऑफ मिस्ट्री, एक्सोटिक लैंड वाली पर्सपेक्टिव बनती है, हम उसे इंडिया की असली इमेज नहीं मान सकते हैं। पावर नॉलेज के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। हाईली रेकमेंड करूंगा कि वो भी जरूर चेकआउट करना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी कल्चर को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है उसका लैंग्वेज, और लैंग्वेज को टेक्स्ट के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है। फ्रेंच लिंग्विस्ट जैक डेरिडा लैंग्वेज के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताता है। डेरिडा के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिर्फ स्पोकन वर्ड्स का रिफ्लेक्शन नहीं है, इनका मीनिंग काफी डीप है। किसी भी टेक्स्ट में वर्ड का मीनिंग कभी भी स्टेबल नहीं होता है। वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि उस वर्ड के साथ और क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ड्स का मीनिंग उसके रिलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है उन वर्ड्स के साथ जो कि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ उस टेक्स्ट में। किसी भी चीज को हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये शर्ट रेड कलर की है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये शर्ट येलो कलर की नहीं है। मीनिंग हमेशा इनकम्प्लीट है किसी भी टेक्स्ट में। टेक्स्ट क्या बोल रहा है ये तो है ही, पर हमें ये भी देखना होगा कि वो क्या नहीं बोल रहा है। मीनिंग हमेशा इनकम्प्लीट है किसी भी टेक्स्ट में। इसी के एनालिसिस को डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन बोलता है और इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। रेकमेंड करूंगा कि वो भी देखो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट्स के लिए ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बोल के कोई चीज नहीं है। ट्रुथ जो है वो मीडिएट होता है लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू, जिनके मीनिंग्स खुद स्टेबल नहीं है, जैसा कि अभी हमने लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देखा। तो ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा कुछ भी नहीं है। ये चीज प्लूरैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी को हाईलाइट करती है। मॉडर्निज्म में एक स्ट्रक्चरलिज्म का आइडिया भी है जो कहता है कि हमारे माइंड में स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि यूनिवर्सल है। स्ट्रक्चर्स होने का एक एग्जाम्पल है कि हम बाइनरीज में सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एंजल होते हैं, डेविल होते हैं, डे नाइट, डार्क लाइट, जस्टिस इनजस्टिस, मेल फीमेल, हम इन्हीं बाइनरीज में सोचते हैं। यही रीजन है कि पूरे वर्ल्ड के मिथ्स कहीं ना कहीं सेम होते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सीता किडनैप हो जाती है और ट्रॉय के केस में हेलन। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। मॉडर्निज्म में था स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म में है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स फ्लूइड है और पावर, कल्चर और पॉलिटिक्स इसे शेप करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म ने ह्यूमंस के सोचने के तरीके को इम्पैक्ट किया है। फिलोसोफर्स अब क्वेश्चन करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर को, वहीं कल्चरल स्टडीज अब एम्फेसिस कर रहे हैं पॉपुलर कल्चर और डे टू डे लाइफ के एनालिसिस के इंपॉर्टेंस को। इसके अलावा हाई कल्चर मतलब किंग, रॉयल फैमिली, इनकी हिस्ट्री और नॉलेज एज अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ नॉलेज को भी क्वेश्चन करता है। आर्ट की फील्ड में आर्ट क्या है, आर्ट की डेफिनेशन को ही क्वेश्चन किया जा रहा है। कौन डिसाइड करेगा कि किसको आर्ट माने और किसको आर्ट ना माने, या किसको गुड आर्ट कंसीडर करें या किसको बैड आर्ट कंसीडर करें, या गुड और बैड करके तो कोई चीज ही नहीं होती है पोस्ट मॉडर्निस्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इससे पता है अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। हमारे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का कोई क्लियर आंसर नहीं है। तो अगर किसी भी चीज का कोई क्लियर आंसर ही नहीं है तो फिर लाइफ क्या है इसका भी पता नहीं है, ट्रुथ क्या है
कोई ट्रुथ नहीं है, यही निहिलिज्म है सिंपल टर्म्स में। इसीलिए पोस्ट मॉडर्निज्म का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही स्केप्टिकल और निहिलिस्ट है। कुछ क्रिटिक्स पोस्ट मॉडर्निज्म को एलिज करते हैं कि ये प्रोग्रेस और सोशल चेंज को होने से रोकता है। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म को इस बात के लिए भी क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर फोकस करता है और कलेक्टिव एक्शन के इंपॉर्टेंस को इग्नोर करता है। हम आज पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में रह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड मूवमेंट है जिसका सोशल साइंस पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। इन अ नटशेल ये ग्रैंड नैरेटिव्स को रिजेक्ट करता है, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स को एम्फेसाइज करता है, इसके अलावा पावर को क्रिटिक करता है और थिंकिंग के ट्रेडिशनल पैटर्न को भी क्वेश्चन करता है। ब्लैक और व्हाइट के बीच में 1000 डिफरेंट शेड्स को एक्सप्लोर करता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिएटिव एक्सप्रेशन और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज को भी क्रिएट करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ट्रुथ करके कुछ नहीं है, कैसे व्यू करता है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, साइंस और मैथमेटिक्स को। जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो।